नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं। एक देश एक चुनाव, ऐसे एक देश और एक वाला, यह तो जैसे घोषणा बन गई है और सबको अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, अगर कार्यान्वित होगा तो भी अच्छा लगेगा। अब उसमें एक नया जुड़ रहा है, लेकिन ये देश वाला विषय नहीं, राज्य वाला विषय है। सरकार चाहती है कि एक स्टेट में, एक राज्य में सिर्फ एक ही रीजनल रूरल बैंक हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ये एक ही राज्य में कई आरआरबीज होती है, तो वो अंदर अंदर फिर स्पर्धा भी करती है, तो उसकी वजह से कई बार दिक्कतें भी आती है। तो उस दिक्कतों में से बाहर निकलना, ये सिर्फ ऐसा विषय नहीं है कि दिक्कतों से बाहर आना, लेकिन यही आरआरबी पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक को भी स्पर्धा में होती है। इनके कई बार इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पर पीएसबी से ज़्यादा होते हैं, यानी सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक में डिपॉजिट के रेट कम है और ये रूरल बैंक्स में ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग उधर चला जाता है, यानी कॉम्पिटिशन, स्पर्धा हो जाती है। दूसरा, ये एक करने का वजह ये भी है कि भाई कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं क्या। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कई बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जैसे यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन बैंक को ऐड कर दिया। तो ऐसी ये आरआरबीज को भी एकत्रित करना, अमालगमेट करना, यह ध्येय है। लेकिन यह ध्येय पूरा करने के लिए उन्होंने समय तय किया है कि भाई 26-27 इस साल में ये पूरा होना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत तो ऑलरेडी कर दी है। 1 मई से 28 रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज कर दिया है, वो कुछ 26 राज्यों में से है, यानी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसे 26-27 में पूरा करने का इरादा है। लेकिन यह विषय इस प्रकार से आता है कि भाई यह आरआरबीज में कोई शेयर होल्डर्स नहीं होता है। तो शेयर होल्डर्स होते हैं तो फिर एक प्रकार का कंट्रोल बैंक पर आ जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि आरआरबी जो एक राज्य की एक हो, तो वह आईपीओ में जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक में से पैसे लगाए लोग, उसका शेयर खरीदे, फिर उनको डिविडेंड दिया जाए, नफ़ा हो वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें जो कंडीशंस रखी गई है, जो शर्त रखी गई है, उसमें से एक शर्त ऐसी है कि उसका जो नेटवर्थ है वो कम से कम 300 करोड़ का होना चाहिए, एक विषय। दूसरा विषय ये भी है कि भाई गत 5 सालों में से कम 3 साल में 15 लाख का उसका मुनाफा होना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ इस प्रकार से कंडीशंस रखे, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी, वो कम से कम 5 साल में 9% वो रहना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो ऐसी जो रूरल बैंक है, वो रूरल बैंक आईपीओ में जा सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, और उसका कंट्रोल भी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा हो जाएगा। यह एक कल्पना है, देखते हैं, कल्पना है नहीं, होगा ही। आगे बढ़ते। इसके पूर्व एक बार हमने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में बात की। ऐसे यह कोई पहली बार है ऐसा नहीं, लेकिन भारत सरकार ने बजट स्पीच में कई बार इसका उल्लेख किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई बड़ी बड़ी 500 कंपनियों को हम आदेश देंगे कि वो इंटर्न्स को अपने कंपनी में रखे।
उसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी बनाई है कि भाई कंपनी सिर्फ 500 रुपया पर माह देगी, बाकी का 4,500 रुपया ने कुल इंटर्न को मिलेगा क्या 5,000। 5,000 में से 500 कंपनी देगी, 4,500 सरकार देगा। उसके लिए बजट भी रखा था। तो उसके 2 पायलट प्रोजेक्ट 2 राउंड हो चुके हैं। एक राउंड जब किया उस वक्त 1,27,000 की ऑफर्स आई कि भाई आइए आप हमारे यहाँ आइए। ऐसे 1,27,000 जगह बनाई गई। दूसरे राउंड में 1,15,000 की जगह बनाई गई कि जो इंटर्न आए और काम करें। आखिर में हैंड्स ऑन करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, फिर आगे जाकर वही लोग जिस कंपनी में इंटर्न थे उनको भी एब्सॉर्ब किया जा सकता वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो चेंज आया है, ये बातें तो पूरी हुई, लेकिन अब जो चेंज आया है वो चेंज ये है कि करीब 24,392 कंपनियां भारत में ऐसी है कि जो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जवाबदेह है। उन्हें जवाब देना पड़ता है ना, CSR एक्टिविटी उनको करनी पड़ती है। तो यह CSR एक्टिविटी करने वाली सारी कंपनियां, यानी जो 500 कंपनियों का नाम था वो 500 की जगह पे अब ये बढ़ गई है। इसमें 24,392 कंपनीज डूइंग CSR activities. So they will be involved in this प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। यह स्कीम बनेगी। पहले 380 करोड़ का ही बजट रखा था, लेकिन इस साल इसका बजट 10,831 करोड़ रुपए का रखा गया है। क्योंकि ये ज़्यादा कंपनियां होगी तो फिर जो पैसा देना है कंपनियों को, सरकार के पास जाकर तो पगार लेने जाएंगे नहीं इंटर्न्स, वो तो कंपनी से लेंगे। उसको कंपनी को कॉम्पनसेट सरकार करेगी, जैसे 4,500 रुपये का मैंने कहा, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते। अभी जो एकदम हॉट टॉपिक है, जो इस देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रहा है, ऐसा एक किस्सा बना। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम विस्तार में पाकिस्तान द्वारा एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए। अब यह तो अच्छा नहीं है। सब लोगों को लगता है कि सरकार ने इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, युद्ध ही होना चाहिए वगैरह वगैरह सारी बातें चली। आखिर में 7 मई रात 8 सुबह के बीच में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। कुछ मिसाइल्स दागे गए, कुछ ड्रोन्स भेजे गए और उसकी वजह से वो सारे के सारे 9 आतंकी स्थान ध्वस्त किए गए। अब उसके बाद में भी वो चला, 10वीं तारीख तक चला, फिर कई एयरबेस भी मार दिए गए। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। अब इसी नाम को पकड़ लिया लोगों ने, अपना अपना नजरिया है, उस नजरिया के हिसाब से किसी ने अपने लड़की का नाम सिंदूर रख दिया। ऐसा होता है, यानी हर आदमी इस पूरी घटना को अपनी नज़र से देख रहा है। लेकिन मैं तो बहुत ही अलग विषय पर जा रहा हूँ। यह जो सिलसिला बना वो बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन इस सेंसिटिव की सियासत भी हो गई, धर्म के आधार पर भी उसको नज़र से देखा गया, बहुत सारी बातें इसमें आई। लेकिन मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मैं व्यापार वाले विषय में जाता हूँ। इसमें भी लोगों ने व्यापार देखा। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे यहाँ मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे है जो शेयर मार्केट में है। तो एक और है जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, यानी ये शेयर मार्केट जैसा ही है, लेकिन जो डिफेंस यानी शस्त्र बनाने वाली कंपनियां, आजकल तो बहुत चल रहा है भारतीय शस्त्रों की बोलबाला। कई देशों में लोग खरीदते हैं, भारतीय शस्त्रों की विश्वसनीयता बढ़ी है, तो इसलिए भारत के जो व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने भी फिर ये शस्त्र बनाने की बात शुरू की और वो शस्त्र बढ़ रहे हैं। तो उनके भी शेयर्स हैं, तो उस शेयर की आमदनी भी कई शेयर होल्डर्स को चाहिए। इसलिए उन्होंने यही देखा कि भाई ये
नया इंडेक्स है, इस इंडेक्स में हम हमारा पैसा रोकेंगे। तो ये पैसा रोका तो इस घटना की वजह से वो 5.6% उसका इंडेक्स जंप किया, और जो साप्ताहिक मुनाफा हुआ वो करीब 17.2% का मुनाफा हुआ। इसलिए अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, इसमें मीडिया भी अंदर आ गया। मीडिया तो चाहता है कि ये और बढ़े, उसको प्रकाशित करे। तो उन्होंने तो एक नया तुक्का शुरू किया कि भाई 50,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट डिफेंस में आएगा, कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वगैरह वगैरह। इसलिए ज़्यादा लोग शेयर खरीदेंगे और ज़्यादा पैसा लगाएंगे। पहले सरकार ने जो बजट किया था वो 4.91 लाख करोड़ रुपए का था। उस बजट में 50,000 कहाँ से आ गए मालूम नहीं, वो तो मीडिया को पूछना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब से शासन शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप 2.0, तो वो उन्होंने क्या नया नया शुरू किया है उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शायद किसी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिला हो, किसी को H1B वीज़ा मिला हो, किसी को L1 वीज़ा मिला हो, किसी को F1 वीज़ा मिला हो। जो भारतीय व्यक्ति हो वहाँ प्रोफेशनल व्यावसायिक है, कोई नौकरियाँ करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन इस प्रकार के वीज़ा से वो वहाँ अमेरिका में बसे हुए हैं। देखिए, कई भारतीय मूल के लोग ऐसे भी हैं कि जिनको सिटीजनशिप मिल गई है। अब जो नया कानून आने वाला है उस कानून का नाम दिया है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वो ट्रम्प जी लाना चाहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वो बिल अगर पास हो गया तो ये जो भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं उनके कुटुंब के लोग, फैमिली जो इनकी यहाँ है, उस फैमिली के लिए वो वहाँ से पैसे भेजते हैं। तो उस पैसे के ऊपर ट्रम्प जी ने सोचा है कि 5% एक्साइज टैक्स लगाना चाहिए। यानी एनी रेमिटेंस आउटसाइड अमेरिका विल बी चार्ज विथ 5% एक्साइज टैक्स। यानी ये तो ज़्यादती हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा है अभी अगर पास हो जाता है तो मालूम नहीं, लेकिन 5% उन्होंने तय किया है। भारत की जो RBI है, उस RBI ने भी कहा कि US में से जो आता है वो 27.7% आता है, UAE से 19.2% आता है, UK से 11% आता है। जो पैसे भारत में आते हैं उसका ये प्रतिशत RBI ने प्रकाशित किया है। तो अब इस रकम US से सबसे ज़्यादा है, और US ही अगर इसमें एक्साइज टैक्स रेमिटेंसेस पर लगाएगा तो हमारे भारतीय लोगों की अमेरिका में रहने वाली जो इच्छा है क्या वो कम होगी, पता नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी आजकल ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी वजह से नाराज भी है, इसलिए तो लगा नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वहाँ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।